ये जो पेपर लीक है वो क्यों हुआ, किसने किया, एनटीए का बिल्कुल स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं है, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं सोच पा रही है। तो हम आपको मैं यही बोलूँगा कि ये सब फालतू की चीज़ छोड़ो और अपने तैयारी में लग जाओ। और ये हर साल होता है लीक, ये कुछ नया बात तो नहीं है। इस बार खाली बहुत बड़े स्केल पे हो गया तो पकड़ा गया, वरना ऑफलाइन एग्जाम का आप क्या ही सोच रहे हो कि उसका क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो हाय गाइस, माय नेम इज़ आकाश कुमार सिंह और फाइनली एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी सुंदरगढ़। तो देखो यार, रीनीट होने वाला है, सबको पता चल गया होगा। जून 21 को होने वाला है। आज से लगभग 1 महीने बाद रीनीट है। तो हम ये वीडियो में खाली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इस 1 महीने के गैप में करना क्या है और किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो आपके अपने दिमाग में लावे मत कि ये फिर से री एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे फिर से देना पड़ेगा। ये सब चीज़ सोचो ही मत। आप खाली ये सोचो कि आप फिर से वही फेज़ में चले गए हो जहाँ से आपके 1 महीने बाद एग्ज़ाम था। मतलब आपको मई में एग्ज़ाम था, तो अप्रैल में आप जैसे मेहनत कर रहे थे 1 महीना पहले, बस आप सोच लो कि आप बस वही टाइम में चले गए हो और मेरा 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। आप ये सोचो ही मत कि एक री एग्ज़ाम हो रहा है और मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था और उधर लीक हो गया, फिर से एग्ज़ाम हो रहा है, ये सब सोचो ही मत। तो सबसे अच्छा तो पहले चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक अच्छा सा ब्रेक ले लो, 4-5 दिन का कम से कम। आपके सिटी के आसपास अगर कोई चीज़, ऐसा नहीं कि कहीं दूर घूमने जाओ, आपके सिटी के अगर आसपास कुछ घूमने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके घूम के आओ। 4-5 दिन थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर लो, उसके बाद फिर रिस्टार्ट करो। अभी आपका दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी चाहिए कि आप इतने सा अभी पूरे साल पढ़ रहे थे, कितने लोग 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो और जिन लोगों का अच्छा मार्क्स आ रहा था उन लोगों का फिर री एग्ज़ाम भी हो गया। अगर आपने पहले से गैप ले लिया तो ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। लेकिन आपने गैप नहीं लिया है तो 4-5 दिन का कम से कम गैप ले लो, ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और ज़्यादा चीज़ ग्रैब कर पाओगे। और तो सेकंड चीज़, आप अपना रिवीजन जल्दी से जल्द स्टार्ट कर देना है, क्योंकि रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 महीना में अब पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप रिवाइज़ करोगे तो अच्छे से अपना मार्क्स से बढ़ा सकते हो। तो हम आज 3 कैटेगरी के लोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने अपना मार्क्स तो कैलकुलेट किया ही होगा। तो पहले बच्चे जिन लोगों का मार्क्स 300 से 450 के बीच में आ रहा होगा, सेकंड जिनका मार्क्स लगभग 500-550 आ रहा होगा, और थर्ड जिन लोगों का मार्क्स 600 या 650 उसके ऊपर आ रहा था, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन पक्का था। तो हम ये 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर इनसे आप कम वाले बच्चे हैं, जैसे आप अगर आपका 400 भी नहीं आ रहा है, 300 भी नहीं, उससे भी कम आ रहा है, अगर आप जनरल स्टूडेंट है तो आपका चांस बहुत कम है, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन तभी एक ट्राई देना और एग्ज़ाम देना ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन लोगों का मार्क्स आया था लगभग 300, 450, ऐसा उतना तक अगर मार्क्स आ रहा है। तो देखो यार, एक चीज़ तो पक्का है कि अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब आप अच्छा से पूरे साल तैयारी नहीं किए थे, या फिर तैयारी किए तो रिवीजन पे ध्यान नहीं दिए थे, या फिर अगर रिवीजन पे ध्यान दिए थे, मॉक टेस्ट अच्छे सॉल्व नहीं किए थे, इसलिए आपका इतना मार्क्स आ रहा है। और इतने मार्क्स पे तो एज ए जनरल स्टूडेंट कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलना इस मार्क्स पे, और अभी के टाइम में तो बहुत ही मुश्किल है, तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ, तो इसमें भी अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा था और आपकी तैयारी पूरी नहीं थी तो फिर 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता। आप खाली एक बार एग्ज़ाम दे देना अपने प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वो बच्चे जिन लोगों का तैयारी पूरा था, मतलब 1 बार 2 बार पढ़ा हुआ था, लेकिन खाली उन लोग ऐसा लगा था कि रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया, या फिर रिवीजन हुआ भी तो मॉक टेस्ट ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। ये 1 महीना एकदम अच्छे से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये आपका पढ़ा हुआ था, बस रिवीजन का कमी था, तो 1 महीना है आपके पास, आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। अपना ये 30 दिन जो है उसको अच्छे से प्लान कर लो। और अगर आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट के बेस से नहीं हुआ था, तो मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली देना पड़ेगा। अगर आप मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दिए थे, उसके वजह से आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स कम आया था, तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट भी वही अपने 2 से 5 जो अपना रेगुलर टाइमिंग होता है उसके बीच में आप 2 मॉक टेस्ट रेगुलरली दो, और उसके साथ साथ में रिवीजन भी करते रहो। बस आपके लिए यही प्लान होगा, मतलब मोटा मोटी यही प्लान है, रिवीजन और मॉक टेस्ट। तो सेकंड हम उन बच्चों को बात करेंगे जिन लोगों का मार्क्स 500-550 आ रहा था। तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर मतलब सिलेक्शन और दैट इज़ नॉन सिलेक्शन का भी डिफरेंस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपको पहली बार में 500-550 में तो जनरल स्टूडेंट नहीं मिलेगा आजकल कॉलेज, लेकिन हो सकता है कि आप 50-100 मार्क्स और लाके 600 के आसपास लाके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं, बस अपना वीक एरियाज़ को ढूंढना है और भर भर के मॉक टेस्ट देना है, बस आपके लिए यही चीज़ है। तो आपको तो सबसे पहले एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आपका जो वीक एरियाज़ है, वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो आप पहले अगर मॉक टेस्ट देते होगे, तो आजकल तो जितने भी आकाश एलन कहीं के भी आप फॉलो करते होगे मॉक टेस्ट सीरीज़, तो वहाँ पे टेस्ट देने के बाद वो आता है ना, वीक एरियाज़ वाले जगह चैप्टर्स बता दिए जाते हैं कहाँ वीक एरियाज़ है। मतलब वही जगह से आपके जो मार्क्स हैं वो बार बार वहीं से आपका मार्क्स कट रहा है, वहीं पे वही आपको वीक एरियाज़ है। तो आपको वीक एरियाज़ पहले अपना एनालाइज़ करना है। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, 30 दिन का एक टाइम टेबल बना लो, और उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको जो वीक एरियाज़ है वहाँ पे ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को खाली उसको आपको एग्ज़ाम देते देते उसको रिवाइज़ करना है। और जो आपका वीक एरियाज़ है, मतलब जहाँ से आपका मार्क्स बार बार कट रहा है, वो चीज़ को बार बार पढ़ो, और उसके साथ साथ एक अलग सा मिनी टेस्ट दो। जैसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ में कस्टमाइजेबल टेस्ट सीरीज़ का भी ऑप्शन आता है, तो उसमें आप कस्टमाइज़ करके आप
जो जो आपको वीक एरियाज है, जो वीक चैप्टर्स है, वो सिलेक्ट करो और खाली उसका एक मिनी टेस्ट भी दो। मिनी टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और पूरा अपना प्लान करो अच्छे से। तो अगर आपने ये 3 चीज़ किया, मतलब आपने जो आपके जो वीक एरियाज़ थे वो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा क्या क्या वीक एरियाज़ थे। वो वीक एरियाज़ पे अगर आपने काम किया, उसको पढ़ा और उसका मिनी टेस्ट दिया और रेगुलरली मॉक टेस्ट देना ही है उसके साथ साथ, और उसके साथ साथ आपको ओवरऑल रिवीजन प्लान भी करना है। तो अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर लिया तो आपके 50 से 100 मार्क्स तो श्योर शॉट बढ़ेंगे। लेकिन आपको रेगुलर लेना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ। और ये 1 महीना बस कर लो, आपका हो सकता है कि आपका पहले 500 550 आया हो, आपको 600 650 तक भी जा सकता है, मतलब 50 to 100 मार्क्स आपका बढ़ सकता है। तो फिर हम बात करते हैं उन बच्चों का जिनों का मार्क्स है 600 650 700, मतलब 600 700 के बीच में जिनों का मार्क्स था। तो इसमें से भी जिनों का मार्क्स 700 के ऊपर आ रहा होगा, उन लोगों का तो क्लियर चीज़ है कि मतलब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट भी दिया था और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको टेस्ट सीरीज़ लगातार देते रहना है। जिन लोगों का 700 के ऊपर मार्क्स आ रहा था उन लोगों को रेगुलरली खाली टेस्ट सीरीज़ देना है और उसी को एनालाइज करना है और वहीं से रिवीजन करना है। उन लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उन बच्चों का बात करें जिन लोगों का 650 के अराउंड मार्क्स आ रहा था। तो जिन लोगों का 650 के अराउंड मार्क्स आ रहा होगा उन लोगों का 2% भी हो सकता है। आइदर उन लोगों का और 20-30 मार्क इससे कम हो जाएगा या फिर और 20-30 मार्क इससे बढ़ जाएगा। तो 20-30 मार्क बढ़ेगा तो आपको पहले जो कॉलेज मिल रहा था वो और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और 20-30 मार्क्स कम हो गया तो आपको जो पहले कॉलेज मिल रहा होगा आपको और अब थोड़ा नीचे वाला कॉलेज मिलेगा। तो ये डिफरेंस हो सकता है। तो आप लोग के लिए भी वही है कि आप लोग को भी लगातार मॉक टेस्ट देते रहना है और आपको इसके साथ साथ में अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उसको भी टारगेट करते रहना है और वीक एरियाज को बार बार रिवाइज़ करते रहना है। लेकिन इसमें सबसे ख़तरनाक जो कंडीशन वो उन बच्चों का होगा जिन लोगों का मार्क्स 600 610 620 इस टाइप से आ रहा होगा, जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे होंगे अपने स्टेट्स में। तो उन लोग बहुत अभी मतलब एकदम आप लोग एकदम नाजुक स्टेज पे आके खड़े हो गए। आप लोग का जो पहले सिलेक्शन हो रहा था, उन लोग जो कि जस्ट बॉर्डर लाइन क्रॉस किए थे, उन लोग ऐसा भी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम के बाद अगर आप अच्छे से टाइम यूज़ नहीं किए तो आपको मार्क्स कम भी हो सकता है, और अगर आप अच्छे से यूज़ कर दिए तो आप लोग का थोड़ा अच्छा मार्क्स भी आ सकता है। तो आप लोग के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग का जो मोमेंटम था, आपको मोमेंटम खोने नहीं देना है। आप लोग जिस तरह से पढ़ रहे थे उसी तरह से पढ़ो। तुम लोग जो बॉर्डर वाले हो, तुम लोग को ये 4 चीज़ पे एकदम अच्छे से ध्यान देना है। तो पहला चीज़, तुम लोग अपने सिली मिस्टेक्स कम करना है। तो तुम लोग का जो 600 620 मार्क्स वाले होते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, उन लोग भी उतना ही पढ़ते हैं जितना 650 700 वाले पढ़ते हैं। लेकिन उन लोग ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम के टाइम, या कुछ ना कुछ मतलब हो ही जाता है उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो पहला चीज़ ये है कि आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन करके रखना है और आपको सिली मिस्टेक्स एकदम कम करना है। और सिली मिस्टेक्स कैसे कम होगा, वो बार बार मॉक टेस्ट देके ही होगा। और वो भी कौन से मॉक टेस्ट, जो आपके वीक है, जहाँ से आपको बार बार गलत हो रहा होगा, वो आपको बार बार देना है। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। दूसरा चीज़, अपने जो वीक टॉपिक्स थे उसको अब ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे या फिर जहाँ से मतलब आपका 80 to 90% टाइम आपका क्वेश्चन बन जाता है, वो सब जगह को भी आपको नहीं देखना है। आपको देखना है जहाँ आपका मैक्सिमम गलत हो रहा है, तब आपको 80 to 90% चांस होता है कि वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आपको वो टॉपिक्स पे ध्यान देना है। तीसरा चीज़, तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देना ही है और उसको एकदम अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। आप लोग देखते होगा कि वो जो सेम क्वेश्चन है आपको जब मॉक टेस्ट में आता होगा तो आप लोग ठीक कर देते होगे, वो आपको सही हो जाता होगा। लेकिन वही सेम चीज़ बाहर जब आता है तो आप लोग कोई ना कोई सिली मिस्टेक्स कर देते होगे। तो उसका एक ही चीज़ है, रेगुलरली मॉक टेस्ट दो और उसको अच्छे से एनालाइज करो और देखो कि कहाँ आप ज़्यादा टाइम ले लेते हो। चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको NCERT से एकदम स्टिक होकर रहना है। मतलब आपको अपना सोर्स नहीं बदलना है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए तो खाली NCERT पढ़ना है, लेकिन और सब चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, आपको अपना सोर्स नहीं बदलना है। सोर्स को एकदम लॉक करके रखना है और वही सोर्स को आपको फॉलो करना है। ये महीने आप सोर्स मत चेंज कर देना। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। बस ये सब चीज़ आपको करना है। बस फिर से आपको याद दिला देता हूँ कौन कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। पहला मिस्टेक, ये आपको ओवरथिंक नहीं करना है कि मेरी नीट दे रहा हूँ, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से अगर कुछ गलती हो गया तो वो सब चीज़ के बारे में को नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि आप फिर से वही अपने अप्रैल के टाइम में हो और आपका मई में एग्जाम हो, बस आपको ये सोचना है। ओवरथिंक नहीं करना है री नीट के बारे में। आप सोचो कि मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक। दूसरा चीज़ कि अभी री एग्जाम होने वाला है तो बहुत ही एग्जाम पोस्टपोन्ड, ये सब रूमर्स बहुत आने वाले हैं, तो आपको जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। खाली ऑफिशियल NTA साइट को फॉलो करो और जो उसमें आ रहा है खाली उसी पे ध्यान दो। ये फालतू का कि ये बहुत होने वाला है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर से री एग्ज़ाम होगा, उससे बहुत होने वाला है, तो उसी चीज़ पे ध्यान मत दो। तीसरा चीज़ कि आपको बहुत एकदम ह्यूज एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है मॉक टेस्ट में। जैसे आपको अभी तो रेगुलरली मॉक टेस्ट सीरीज़ ही देना है, लेकिन रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे तो कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि आज मान लो 600 आया है तो कल 650 आ जाएगा, फिर 2 दिन बाद 700 आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। आज आपको 600 आया है तो कल 500 550 भी आ सकता है, मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि रेगुलरली मॉक टेस्ट देते रहें और उसका एनालिसिस अच्छे से करते रहें। वो अपना स्ट्रैटेजी और सोच चेंज नहीं करना है। स्ट्रैटेजी आप जो स्ट्रैटेजी से पढ़ते थे और जो आपको सोच था, जो भी आकाश था, LN था, फिजिक्स वाला था, जो भी था, आपको या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते थे, आपको सोर्स अपना वही रखना है और स्ट्रैटेजी भी वही रखना है। बस कुछ चीज़ पे ध्यान देना है जो मैं बताया अपने वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डू नॉट क्विट। आपका कितना भी मार्क्स आ रहा था, भले ही 200 मार्क्स क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्विट मत करो। ये एग्ज़ाम को ज़रूर दो,
भले ही आपका खाली 200-300 भी आ रहा होगा, लेकिन फिर से एग्ज़ाम दोगे तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा और अगले नेक्स्ट टाइम आप मतलब आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा अगर नेक्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। और अगर एक मोटा मोटी शेड्यूल अगर आपको बता दूँ कैसे आपको पढ़ना है, तो हम मान के चलते हैं आप कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि सुबह लगभग 7 बजे उठता है। तो आप 7 बजे उठे, फ्रेश व्रेश होकर 8 बजे पढ़ने बैठ गए, तो 8 से लेकर 10 मतलब सुबह वाले टाइम आपको बायोलॉजी पे फोकस करना है। तो जो मतलब अगर आप पढ़े हुए भी हो ना, तब भी पेज को खाली पलट लो, NCERT वाले पेज को, अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए भी हो, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा, या फिर जो आप भूल जाते हो बार बार, वो चीज़ को एक बार देख लो। ये जो 8 से 10 का टाइमिंग है, 1-2 घंटा आपको बायोलॉजी को देना है सुबह वाला। इसके बाद ब्रेक ले लो 10 से 11, फिर 11 बजे आप पढ़ने बैठो। 11 से लेकर 1 ये आपको 2-3 घंटा आपको अपने फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपको सोर्स होगा वहाँ से, जो भी आपको वीक एरियाज था वहाँ से आपको सॉल्व करना है। फिर जो मिनी टेस्ट है वो टॉपिक आपको दे देना है फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद फिर 1 से 2 ब्रेक ले लो, अपना लंच वंच कर लो। उसके बाद 2 से 5 आपको मॉक टेस्ट देना है। कोई भी मॉक टेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी ऑफलाइन दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऑनलाइन देने से भी चलेगा, लेकिन आपको रेगुलरली देना पड़ेगा 2 से 5। उसके बाद 5 से 6 फिर से ब्रेक ले लो, नाश्ता वास्ता कर लो। उसके बाद फिर आप बैठो 7 से लेके लगभग 11 बजे तक, और इसके बीच में आपको थोड़ा केमिस्ट्री के जो स्पेशली जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट लोग बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल जो रहेगा आपको फार्मूला चार्ट वो तो देखते ही रहना है, लेकिन उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और उसके बाद अपना फिर आप जो टेस्ट सीरीज़ दिए तो उसके बाद अच्छे से एनालिसिस करना है। टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं किया तो बहुत फिर आप बुरा फंस सकते हो। खाली टेस्ट सीरीज़ देके कोई फ़ायदा ही नहीं है तो आप उसको एनालिसिस ना करो। टेस्ट सीरीज़ एनालिसिस करना है रात में, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और फिजिकल पार्ट थोड़ा देखना है। ऑर्गेनिक अगर आपका अच्छा से नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को। तो देखो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे पता है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, और बहुत दिमाग भी ख़राब हो रहा है कि फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, ये सब होने वाला है। लेकिन आप इसको एक ऐसे तरीके से भी देख सकते हो कि ये आपका दूसरा चांस है अपने रैंक इंप्रूव करने का। आपको जितना भी रैंक आ रहा होता, अगर आप 1 महीना और अच्छे से पढ़ लोगे, आप सोचो कि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। वैसे सोचो मत कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, अब सोचो कि आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। अब मेरे पास फिर से और एक टाइम है, मतलब और एक चांस है कि मैं अपना रैंक इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं हम अपना अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।